और अब वक्त हमारी खास पेशकश का। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। यहां पर बीजेपी ने केसीआर के टीआरएस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। नगर निगम की 150 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली, जबकि टीआरएस को 44 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। टीआरएस को 55 सीटें मिली है, वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में 44 सीटें गई। भाग्यनगर की बात करने वाली बीजेपी ने हैदराबाद में झंडा लहराने के साथ ही दक्षिण में अपना भाग्य चमका दिया है। हैदराबाद में शानदार प्रदर्शन का बीजेपी को क्या फायदा हो गया, देखिए इस रिपोर्ट में। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। बीजेपी खबरदार खबरदार। शहर का नाम तो छोड़ो, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। अब की बार चार मीनार, बीजेपी का किस पर प्रहार। हैदराबाद से ग्राउंड रिपोर्ट, बीजेपी ने छीना किसका वोट। हैदराबाद वर्सेस भाग्यनगर, कितनी सफल कमल की डगर। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। शहर का नाम तो छोड़ो, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सभी सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई। केसीआर की टीआरएस, ओवैसी की एआईएमआईएम के सामने अपना मेयर वापस पाने की चुनौती थी। तो पहली बार दमखम के साथ चुनावी अखाड़े में उतरी बीजेपी नगर निगम में अपना मेयर चाहती थी, जिसके लिए बीजेपी ने अपने दिग्गजों की फौज को ही हैदराबाद में उतार दिया। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, तेजस्वी सूर्या, जिसका फायदा बीजेपी को जबरदस्त तरीके से मिला। हैदराबाद में बीजेपी का जनाधार और सीट दोनों ही बढ़ गए। 2016 के चुनाव में महज 4 सीटें पाने वाली बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। दक्षिण में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी ने भाग्यनगर का दांव खेला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की बात यहां की फिजाओं में उछाल दी। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के भाग्यनगर का असर कम करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बीजेपी इसका सियासी फायदा उठा चुकी थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की। रणनीति के अनुसार ही बीजेपी अपने फायर बैंड नेता योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के लिए भेजा, जो काफी हद तक सफल भी होती दिखी। हैदराबाद पर कब्जा बीजेपी के लिए महज एक चुनावी मुद्दा ही नहीं था, बल्कि यह उसके लिए सैद्धांतिक लड़ाई भी थी। यही कारण है कि बीजेपी ने इन चुनावों में हैदराबाद वर्सेस भाग्यनगर को अपना मुद्दा बनाया। वैसे भी बीजेपी लगातार चार मीनार के नाम को लेकर काफी बहस भी छिड़ी हुई थी, जिसका मकसद हिंदू वोट बैंक को अपने पक्ष में करना था। योगी ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री भी जब हैदराबाद पहुंचे तो उन्होंने भी प्रचार का आगाज भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना से किया। जानकारों की माने तो
बीजेपी ने भाग्यनगर वाला दांव भले ही नगर निगम चुनाव में खेला, लेकिन इसका असर आने वाले तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका असर ग्रेटर हैदराबाद की 24 विधानसभा सीटों में से 14 पर सीधा सीधा पड़ेगा। शायद यही वजह थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक हैदराबाद को निजामों के कल्चर से मुक्त करने की बात करते रहे। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। हैदराबाद को कामयाब करना हम तमाम की जिम्मेदारी है। हम हैदराबादी हैं और इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद को हम कामयाब करेंगे। इनके पास कुछ भी नहीं है, बीजेपी के पास। कोई बोलता मैं किले पे आके झंडा लगाऊंगा, कौन रोक रहा बाबा। 2016 के नगर निगम चुनाव में टीआरएस के पास 99 वार्ड थे। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 44 सीट और बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने में कामयाब रही। अगर बात करें 2016 के ही ग्रेटर हैदराबाद निगम चुनाव की, तो उस वक्त टीआरएस को 43.85% वोट मिले थे, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम की झोली में 15.85% वोट गए थे। उस वक्त टीडीपी के खाते में 13.11% वोट गए थे। बात करें बीजेपी की, तो उस वक्त बीजेपी को सिर्फ 10.34% वोट से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार के नतीजों ने बीजेपी के हौसले काफी बढ़ा दिए, जो राज्य के विधानसभा चुनाव से लेकर बंगाल विधानसभा चुनाव तक बीजेपी को जबरदस्त फायदा पहुंचाएगा। दक्षिण भारत अब भी बीजेपी के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। यदि कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी का बहुत बड़ा प्रभाव नजर ही नहीं आता। यही कारण है कि दक्षिण में अपना कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने ओवैसी की जमीन छीनने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार कर दी थी, जिसमें उसे काफी हद तक इन नगर निगम चुनाव के जरिए कामयाबी भी मिली। हैदराबाद के इस पूरे सियासी घमासान के बाद अब बीजेपी की आगे की राह आसान होती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने यह चुनाव न सिर्फ ओवैसी को उनके ही घर में चुनौती देने के लिए लड़ा था, बल्कि इसमें पार्टी के निशाने पर यहां का आगामी विधानसभा चुनाव भी रहा। सूबे में कांग्रेस का वजूद न के बराबर दिखाई दे रहा है। ऐसे में तेलंगाना में होने वाला विधानसभा चुनाव का रास्ता ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव से ही होकर निकलता है। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो। हमें तो बहुत सवाल करती हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? साफ है, ग्रेटर हैदराबाद चुनाव में बीजेपी अपने मकसद में काफी हद तक सफल हो चुकी है। बीजेपी ने भले ही हैदराबाद का चुनाव लड़ा, लेकिन रणनीति विधानसभा चुनाव के हिसाब से तैयार की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये चुनाव बीजेपी के लिए इतने अहम क्यों थे? ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का असर 24 विधानसभा सीटों पर पड़ता है और 5 लोकसभा सीटों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। नगर निगम में जीत का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है और साथ ही बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन की वजह से दक्षिण में पार्टी का जनाधार मजबूत होगा। साथ ही ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का सालाना बजट 6,983 करोड़ का होता है। इसलिए ये चुनाव बीजेपी के लिए इतना अहम था और बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया था। अब आपको बताते हैं कि इस चुनाव में केसीआर की टीआरएस ने क्या गवा दिया है। देखिए, तेलंगाना में एक छत्र राज्य में बीजेपी की सेंध लगा ली है बीजेपी ने और बीजेपी मजबूत विपक्ष के तौर पर यहां पर उभरी है। हैदराबाद के नतीजों का पूरे राज्य पर असर देखने को मिलेगा और 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें इस पार्टी को अब मुश्किल होगी। तो टीआरएस ने ये गवाया है। टीआरएस को बड़ी चुनौती मिली है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी ने हैदराबाद के चुनाव को 2023 के विधानसभा का सेमीफाइनल मानकर यह चुनाव लड़ा था, क्योंकि पार्टी की नजर ओवैसी के गढ़ में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करवाने के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर थी। इसलिए बीजेपी ने टीआरएस और एआईएमआईएम को टारगेट किया। दक्षिण में अपना जनाधार मजबूत करने के मकसद से ही बीजेपी ने हैदराबाद की रणनीति बनाई थी। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे
मिशन हैदराबाद के तहत बीजेपी ने दक्षिण फतह करने की रणनीति तैयार की थी। इम्प्लीमेंटेड, जिसके कारण लोग आज बारंबार मोदी जी को शाबाशी दे रहे हैं। मुहर हैदराबाद का मजबूत किला किसका ढहा किसको मिला? यहाँ की पतंग का मामला कुछ और रहता है, यहाँ का मांझा भी कुछ अलग है। निजामों की चार मीनार, किसकी जीत किसकी हार? दो 2023 में विधानसभा चुनाव, बीजेपी की एंट्री से किसको तनाव? ग्रेटर हैदराबाद का नगर निगम चुनाव तेलंगाना का आगामी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। शायद यही वजह थी कि बीजेपी ने स्थानीय स्तर के चुनाव को राष्ट्रीय स्तर का बना दिया। मुख्यमंत्री केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी के मजबूत दुर्ग को ढहाने के लिए बीजेपी हर तरह का चक्रव्यूह तैयार कर रही थी। और ये एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। यानी 2023 के लिए बीजेपी की लाइन एंड लेंथ एकदम तय है। वो आगामी विधानसभा चुनावों में हैदराबाद बनाम भाग्यनगर तो करेगी ही, साथ ही ओवैसी को चुनौती देने के लिए निजाम कल्चर और रोहिंग्या का मुद्दा भी डंके की चोट पर उठाने वाली है। साल 2014 में जब अलग तेलंगाना राज्य बनाया गया तो कांग्रेस को इस बात की उम्मीद थी कि लोगों की अलग राज्य की मांग को पूरी करने का फायदा उससे लोगों के भारी जन समर्थन के रूप में मिलेगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा, क्योंकि केसीआर की पार्टी टीआरएस सूबे में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। साल 2014 और 2018 के चुनाव में भी केसीआर की पार्टी ने ही जबरदस्त जीत भी दर्ज की और इसी दौरान कांग्रेस का लगातार पतन जारी रहा। कांग्रेस की इसी खाली जगह को भरने के लिए बीजेपी ने सबसे सॉलिड रणनीति तैयार की, जिसका रास्ता बीजेपी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम से होकर निकाला। क्योंकि हैदराबाद इलाके में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं, जबकि 5 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी को दक्षिण के किले में बड़ी उम्मीद दिखाई दी, क्योंकि 82 लाख आबादी वाला ये इलाका तेलंगाना में बीजेपी की भविष्य की रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट हैं और लोकसभा की 17 सीटों में पार्टी के 4 सांसद हैं। शायद यही वजह थी जब योगी यहां चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका सीधा निशाना 2023 पर था। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। हिंदुस्तान मेरे अब्बा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे डैडी का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पप्पा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पिताजी का मुल्क है। जब पिताजी का मुल्क है तो बेटा कहां निकलेगा? 2018 का विधानसभा चुनाव इतनी ताकत से नहीं लड़ा गया था। बावजूद इसके तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। ऐसे में बीजेपी अब 2023 के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2 साल पहले के विधानसभा चुनाव में टीआरएस ने राज्य की 88 सीटों पर कब्जा किया था। कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर अपना झंडा बुलंद किया। बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 ही सीटें गई थी। बात करें वोट शेयर की तो उस वक्त बीजेपी को विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 7.07% वोट हासिल हुए थे, जबकि टीआरएस को 47% और कांग्रेस की झोली में 32% से ज्यादा वोट गए थे। अपने आगे के मिशन को साधने के लिहाज से बीजेपी हैदराबाद में पूरी तरह कामयाब भी रही। उसने ओवैसी को उन्हीं के गढ़ में जाकर घेरने की पूरे दमखम के साथ कोशिश की और ओवैसी ने भी उनका जमकर मुकाबला किया। बीजेपी द्वारा दी जाने वाली चुनौती के सामने वे डटकर खड़े रहे और इस तरह वे अपना
जनाधार बचाने में भी कामयाब हो गए। ओवैसी के लिए हैदराबाद हमेशा से ही पार्टी के लिए एक कवच की तरह रहा है। 1927 में जब पार्टी का गठन हुआ तब यह सिर्फ तेलंगाना तक ही सीमित थी। 1984 के बाद से लगातार AIMIM की झोली में हैदराबाद की लोकसभा सीट जाती रही। साल 2014 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 7 सीटें जीती थी। इसके अलावा इसी दौरान पहली बार ये पार्टी राज्य के बाहर महाराष्ट्र में विधानसभा की 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटें हासिल की। अब ओवैसी की नजर ममता के पश्चिम बंगाल पर है। AIMIM बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश में। अरे बीजेपी वालों, सर्जिकल स्ट्राइक अगर कहीं करना है तो असदुद्दीन ओवैसी जिसको तुम बोलते भड़काऊ भाषण देता है, मैं तुमको फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो पिछले कई महीनों से लद्दाख में देप्सांग प्लेन में 920 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की सरजमीन पर बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी, सर्जिकल स्ट्राइक करो आप चीन के ऊपर। और उनका एक प्यादा कहता है कि ओल्ड सिटी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। क्या सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? तुमने किया क्या हैदराबाद के लिए, बताओ। ममता के गढ़ में चुनावी नतीजे भले ही जो हों, लेकिन बंगाल के चुनाव तेलंगाना को भी जरूर प्रभावित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि हैदराबाद के चुनावी नतीजे तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर कितना असर डालते हैं। क्या हैदराबाद के लिए बनाई बीजेपी की रणनीति केसीआर और ओवैसी को चुनौती देने के काम आ सकती है या नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।